हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिलाने में आपको बेहतर रोल प्ले करेंगे। और अगर आपने एक इससे पहले जो है ब्रह्मास्त्र सीरीज पड़ी हुई है हमारे पास, मतलब ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने चैप्टर वाइज करवाए हैं एमसीक्यू, तो ज़्यादा लेंदी नहीं है। उसको भी आप जाके, अभी टाइम है अच्छा खासा, आप उसको जाके एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। और अब वो और ये दोनों मिला के कर जाएंगे तो आपके एक बेहतर, मैं कहता हूँ कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप ओल्ड हैं तो कम से कम एक शेयर तो आप कर ही दीजिएगा क्लास को, है ना। और कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए कि कैसे आप क्लासेस लग रही हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या पढ़ना है। थोड़ा उसमें आप बताएंगे तो हम भी थोड़ा और प्रयास करेंगे, बेहतर करेंगे क्वालिटी को, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। फ्रांस में रिपब्लिकन की बात कब की गई थी, कब कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 1815 में, 1830 में, 1848 में या 1871 में? 1815 में आपको पता होगा कि वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हुआ था, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रांस की जो गणतंत्र की जो घोषणा कब हुई थी, तो अभी हमने इससे पहले कल किया था, उसमें देखा था कि 1848 यानी 1848 में जो है लास्ट जो है फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी और उसी के बाद गणतंत्र घोषित कर दिया गया था 1848 में। ठीक है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव, रामजी अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासनी देवी या रामा स्वामी नायकर? पेरियार रामास्वामी नायकर एक समाज सुधारक हुआ करते थे। ज्योतिबा फूले भी समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये पूना पैक्ट से संबंधित हैं। इनको पूना पैक्ट में जो है 1932 में पूना पैक्ट समझौता किया था गांधी जी के साथ यरवदा जेल में, है ना, याद रखिएगा। और बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप संविधान के प्रारूप सभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसका जो सेकंड हमारा है करेक्ट है इसमें ज्योतिबा फूले, है ना। ज्योतिबा फूले जी एक समाज सुधारक हुआ करती थी जो कि महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करती थी, है ना। ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी की लेखक हैं, है ना। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भारत वापस आने पर। नंबर एक, भारत वापस कब गांधी जी आए? सबसे पहले आप बताइए कमेंट करके। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, है ना। गांधी जी अफ्रीका 1893 यानी 1893 में अफ्रीका गए हुए थे। और उसके बाद जब वहां से ये वापस आए, कब आए? 9 जनवरी 1900। कब आए थे ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, गांधी जी जब कब भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण, बारदोली, खेड़ा या अहमदाबाद? खेड़ा का मूवमेंट किसानों के साथ था 1918 में। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ था। और अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स के साथ ही भूख हड़ताल, पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की, है ना। प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने कहा की थी? किस सत्याग्रह में? अहमदाबाद से शुरू किया था 1918 में। बारदोली जो है ये यहाँ पर जब सत्याग्रह चलाए जा रहे थे तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पर अगुवाई कर रहे थे, कुछ जनरैली को संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ की महिलाओं ने सरदार जी को चंपारण जो इसका है करेक्ट जो है 1917 में
चंपारण। सबसे पहला जो दौरा किया था सत्याग्रह के तौर पे वो रामचंद्र शुक्ल जी के आगरा, राजकुमार राजकुमार शुक्ल राजकुमार राजकुमार रामचंद्र शुक्ल थे, चलो उसको छोड़ो अभी, ठीक है, राजकुमार शुक्ल शायद थे, है ना। तो उनके राजकुमार शुक्ल के कहने पर सबसे पहले बिहार का दौरा किया था इन्होंने 1916 में। 1916 के बाद 1917 में जब वहां पर इंडिगो फार्मिंग के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तब इन्होंने चंपारण चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह किया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। तीनों सत्याग्रह गांधी जी के यहाँ पर हैं। पहला जो है चंपारण है, दूसरा अहमदाबाद है, तीसरा खेड़ा है। ओके नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। 8वीं अनुसूची याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा तो कितनी भाषाएं थी, इसमें भाषाएं 22 थी, ठीक, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। 22 भाषाओं को मान्यता किस संविधान की किस अनुसूची में के द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा 8वीं अनुसूची के द्वारा, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्था में या राज्यसभा में। तो इसका करेक्ट है आपका पंचायती राज संस्थाओं में 33% जो है आरक्षण सुनिश्चित है। जो गांव के इलेक्शन होते हैं वहां पर, न कि लोकसभा राज्यसभा में कोई सीटें आरक्षित नहीं। ओके नेक्स्ट, पंचायती राज जो आया था 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था। 1992 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, फिर मत कहिए सर बताया नहीं। संविधान में निम्नलिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है ना, समवर्ती सूची में शामिल है। अब 3 सूची कौन सी थी, संघ यानी जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य जिसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। यहां पर बताना है समवर्ती सूची में कौन सा शामिल था, शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा। तो जो समवर्ती सूची आपकी होती है वो ऐसी सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र यानी सेंट्रल, है ना, जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। उन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। उसे जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गए, है ना, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए होती हैं, दैट मीन्स जो नेशनल स्टेट दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है ना। और जो नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस रखती है वो यूनियन लिस्ट में होती है, बाकी स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट होती है, जैसे पुलिस या उसकी अदर चीजें। रक्षा जो है एक यूनियन के उसमें रहता है ना। ओके नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। याद देखिए क्या यहाँ पर आया, नहीं आया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, ये जीवाश्म ईंधन। तो पवन ऊर्जा, जल और वन ये सब नवीकरणीय योग्य हैं, है ना। लेकिन जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सब दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं, आते हैं, इनको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, ठीक है, मिलियन ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं, तो 1000 ईयर लग जाते हैं। तो इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इसके इससे मतलब साफ का जो है करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, गन्ना,
चाय, रबड़, जूट। इसमें कौन सी आपकी रेशेदार फसल है? गन्ना आपकी नगदी फसल के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा होता है, उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र। चाय आपकी बागवानी के अंतर्गत और फसल आती है और साथ में नगदी फसल भी है, वाणिज्यिक कृषि है। रबड़ भी आपकी वाणिज्यिक कृषि है, ये प्लांटेशन में सम्मिलित होती है। रेशेदार फसल जो है या तो आपका कॉटन होता है और दूसरा आपका यहाँ पर जूट है, जिसे पटसन बोलते हैं, जूट को पटसन बोलते हैं ना। तो जूट आपकी रेशेदार फसल है। जूट से संबंधित भारत में पहली जूट मिल 1854 है ना, 1858 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल के सिमरा, बंगाल के रिसरा, सिमरा नहीं, सॉरी अलर्ट है ना, ओके। 1854 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा रिसरा रिसरा है ना, रिसरा, एक मिनट मैं लिख दूं, देखता हूं लिख पाए, ओके है ना। कब? 1854 में ठीक है, रिसरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा 1854, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हमने बता दिया यहां पर। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक है ना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए जाते हैं? रोजगार की शर्तों पर, या आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर, या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। चलिए वो ले लेते हैं, इसमें बन नहीं रहा, दूसरा रेक्टेंगुलर है ना, ओके। तो इसमें किसको रखा जाता है? आपका सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक है ना, बात की गई है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को। तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को जो है उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के बेस पे हम डिवाइड करते हैं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में है ना, उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है ना। तो सा इसका करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, झरिया प्रसिद्ध है, झरिया लॉयस के लिए, तांबा के लिए, या बॉक्साइट के लिए, या कोयले के लिए। तो इसका झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तांबा राजस्थान है ना। झरिया एंथ्रेसाइट जो है सबसे टॉप क्वालिटी का होता है ना। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। बाकी आप सबका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, मालवा प्रदेश में, या थार रेगिस्तान में। मिट्टी लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसको आपको बताना है। लाल पीली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है ना। थार मरुस्थल में तो आपकी बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र घाटी में आपकी घाटी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार में आपकी मोस्टली जो है काली मिट्टी के ज्यादा चांस रहते हैं, चांस के अंदर पाई जाती है। दक्कन के पठार में आपकी जो है पठार के सराउंडिंग एरिया में आपकी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आप मैप हमने करवा रखा है ऑलरेडी, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सॉइल का मैप, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से है ना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा स्थान था? तो यहां पर अगर 2016 के आधार पर अगर बात कर रहे हैं तो श्रीलंका का जो है ऊंचा था
बाकी सभी का कम था, है ना, श्रीलंका का ऊंचा था। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कमेंट करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में 12 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, और साथ में आप चैनल को शेयर जरूर कर दिया करिए। और शेयर करने के साथ साथ आप अपने फ्रेंड को भी बताइए कि वहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की क्लास चल रही है ना। जितना आप शेयर करेंगे, जितना यहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ेगा, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके बेहतर तरीके से कंटेंट तैयार करने में हमारा भी मन लगेगा। थैंक यू सो मच।